हिंदुस्तान में जितनी सशक्त है उतनी वो यूएस और यूके में भी नहीं रही है। जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हम छाया हैं, हम औरत हैं जो औरों में रत रह के अपने खुशी को ढूंढती हैं, अपने वजूद को। कि सबसे पहले एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, दोनों ही जिम्मेदार होना भी चाहिए और इसी वजह से हमारी समाज व्यवस्था सुंदर तरीके से चलेगी। स्त्रियों में स्वयं सिद्धा वाली बात, वो भाव जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्म ही उनको समझाता है कि तुम किस स्तर पे हो, तुम कौन हो, तुम्हें घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में हमारे बच्चों के साथ लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया। लड़कियां हैं तो यही कहा जाता है कि अरे क्या करना है, घर ही तो संभालना है, खाना बनाना सीखो, घर संभालना सीखो, क्या करोगी ये कर। विशिष्ट रचना है और जब तक इसमें सारे गुणों का समावेश नहीं हो जाता तब तक मुझे इस पर काम करते ही रहना होगा। तो ईश्वर ने कहा कि मेरी इस रचना को हर तरह की परिस्थितियों में काम करना चाहिए। आंसू उसके दुख, उसके संदेह, उसके प्रेम, उसके अकेलेपन, उसके सुख, उसके अभिमान को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये जो उसके अंदर विश्वास भरोसा आए तो उससे उसकी आगे की जर्नी है, जो आगे की यात्रा है, वो बहुत आसान हो सकती है। विश्व शांति दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे सभी माननीय वक्ता जो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत। आज 8 मार्च अर्थात विश्व महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सोच के साथ चलने वाली हर उस एक महिला के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। पूरे वर्ष में ये एक दिवस ऐसा होता है जिस अवसर पर हम खुद की आलोचना करें, खुद के बारे में सोचें। विस्तृत रूप में समाज के तौर पर देश के कोने कोने में रहने वाली हर महिला की स्थिति एवं गति के बारे में सोचे जाने, साथ ही साथ अपने अंदरूनी शक्ति का एहसास करें, समाज के सामने कुछ वास्तविकता रखे, साथ ही अपनी अपेक्षाओं को भी समाज के सामने रखे। हम सबको पता है कि 1975 में स्त्रियों ने अपने अधिकारों की बात मनवाने की शुरुआत की। उसी वर्ष से महिला सशक्तिकरण का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते एक कारवा सा बन गया और इससे हमें बहुत कुछ हासिल भी हुआ। उस परिवर्तन को याद करते हुए इतिहास और वर्तमान को सामने रखकर आज के इस महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण जिम्मेदार कौन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विचारों और हमारी दृष्टि को सही दिशा मिले, समतोल विचारों के साथ समाज आगे बढ़े, यही इस चर्चा का उद्देश्य है। हमारे साथ है सुदर्शना द्विवेदी जी। नमस्ते सुदर्शना जी। सुदर्शना जी स्वयं पत्रकार रही है, इंडियन एक्सप्रेस में और पीटीआई के साथ उन्होंने कार्य किया है। उसके पश्चात नवभारत टाइम्स और धर्मयुग में वे सब एडिटर के तौर पर कार्य कर चुकी है। इन्होंने अनेक टीवी शोज और फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखे हैं। इनके साथ हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। शैलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव दूरदर्शन की भूतपूर्व आईबीपीएस अधिकारी रह चुकी है, वह लेखिका भी है, साथ ही साथ विख्यात राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गायिका भी है, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजित किया जा चुका है। हमारे साथ है समृद्धि पोरे जी भी। समृद्धि जी नमस्कार। नमस्कार। समृद्धि जी मराठी की ख्यातनाम फिल्म निर्माती है, साथ ही साथ जानी मानी अभिनेत्री भी है। ये पेशे से लॉयर है। फैमिली कोर्ट में इन्होंने काफी वर्षों तक काम किया है। हमारे साथ है अर्चना जोहरी जी भी। अर्चना जी भी कविता लिखती है, लेखिका है और एक नामांकित निवेदक भी है। नमस्ते अर्चना जी। आपका भी स्वागत है। आज हमारी एक और मेहमान है, उनका नाम है नेहा शरद जी। नेहा जी भारतीय टेलीविजन की एक लोकप्रिय अभिनेत्री है, साथ ही साथ अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों में बयां करने में माहिर कवयित्री भी है और लेखिका भी। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा जी भी है। शर्मा जी नमस्ते। शर्मा जी जाने माने और सक्रिय मीडिया एक्सपर्ट है, दूरदर्शन के भूतपूर्व एडीजी है। अभिनय एवं संगीत ये इनकी कलात्मक खूबियां है। विश्व शांति दर्शन के संचालक के रूप में वे काम कर रहे हैं।
मैं सभी गणमान्य मान्यवरों का, अतिथियों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। चर्चा के लिए अब हम सारे तैयार हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आज का जो सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण, जिम्मेदार कौन, उसी से ही शुरू करते हैं। सुदर्शना जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी के बारे में? देखिए, सशक्तिकरण एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे स्तरों पे होता है। कागज पे होता है, व्यवहारिक तौर पे होता है, सामाजिक तौर पे होता है और मानसिक तौर पे होता है। कागज पर महिला हिंदुस्तान में जितनी सशक्त है उतनी वो यूएस और यूके में भी नहीं रही है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, ये सब हमें अपने संविधान से बहुत पहले प्राप्त हो चुके थे। वहां की औरतों को सड़कों पे उतरना पड़ा जिन अधिकारों के लिए, वो हमें हमारे संविधान ने दे दिए थे। इसके बाद आता है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार से ही जुड़ा हुआ है मानसिक अधिकार। ये सब पुरुष सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कह के हम अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि पितृ को जन्म देने वाली, पुरुष को जन्म देने वाली भी स्त्री ही है। इसलिए हर व्यवस्था के मूल में स्त्री। विवश कोई किसी को नहीं कर सकता। विवश तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आदमी विवश होने को तैयार न हो। हाँ। ये मानसिकता अगर अपने को गुलाम मानने की है, मानसिकता अगर अपने को छोटा मानने की है, तो फिर वो मानसिकता समाज में परिलक्षित होने लगती है, समाज में दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहले अगर आपको सशक्तिकरण चाहिए तो अपने दिमाग को सशक्त करना पड़ेगा, खुद को सशक्त करना पड़ेगा। स्त्री को खुद को, अपने आप को मजबूत, बराबर ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुष से श्रेष्ठ है। ये शारीरिक तौर पे भी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि जितने भी एबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, उनमें पुरुष फेटसेस ज्यादा होती हैं, स्त्रियां कम होती हैं। क्योंकि इस औरत के अंदर जीवन से जुड़े रहने की, जीवन को पकड़ के रखने की और जीवन को जीने की जितनी अदम्य शक्ति है वो पुरुष में नहीं। लड़कियों के साथ बहुत जगह दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और उसके बावजूद वो ना सिर्फ जी जाती हैं बल्कि पल भी जाती हैं, और पलने के बाद हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता भी प्रमाणित करती हैं, अगर उन्हें दबा कुचल कर उससे वंचित नहीं कर दिया गया। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि सशक्तिकरण कोई बाहर से लटकाया जाने वाला हार नहीं है जो आपके गले में पहना दिया जाए। सशक्तिकरण आपके अंदर से उपजेगा। आप खुद को सशक्त समझेंगी, अपने को किसी से नीचा नहीं समझेंगी, अपने को इस लायक समझेंगी कि आप उस आसन पर बैठ सकें जिस पर पुरुष बैठते हैं। लेटो से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आप अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये छोटी लकीर और बड़ी लकीर वाली बात है। अगर आपको लकीर बड़ी करनी है तो अपनी लकीर बड़ी करें, पुरुष की लकीर को मिटा के थोड़े ना पड़ी। पुरुष आपका साथी है, आपका पूरक है, आपका एक भाग है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की संकल्पना बनी थी हम बहुत पहले। तो उसे मिटा के आप आगे नहीं बढ़ सकती, अपने आप को आगे बढ़ाकर ही आप आगे बढ़ सकती हैं, और ये सशक्तिकरण आपके स्वयं के हाथ में है। ये आपको उपहार में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी पुरस्कार में नहीं मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि स्वाधीनता कोई अपने हाथों पे आके रखेगा नहीं प्रसाद के तौर पर। यही बात है, हम मन से नहीं मानेंगे कि हम विवश है तो कोई हमें विवश नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इतिहास भी इसकी गवाही देता है भारतवर्ष का, कि हमारे यहाँ गार्गी मैत्रेयी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, जिजाबाई राजमाता, उनका ये सारी गवाही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात को दूसरी कड़ी जो एक विचार की है वो जोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव के पास। आपके विचार, आपकी दृष्टि, आपके अनुभव इसके बारे में क्या कहते हैं? शैलेश जी, आप कहेंगी? जी नमस्कार स्वाति और सुदर्शना जी ने जैसा कहा कि हमें स्वयं में आपको सिद्ध करना पड़ेगा, मगर अगर आप वैदिक काल की तरफ नजर डालें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ आज भी जो प्रातः स्मरणीय नाम लिए जाते हैं हाँ। कन्याओं के, वो हैं अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी,
द्रौपदी, ये इतनी सशक्त रही उस समय कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो त्याग और साधना की प्रतिमूर्ति रही, जिससे आज उनका नाम लेने से हमारे समस्त पाप मिट जाते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। मगर हम अगर, जैसा कि सुदर्शना जी ने कहा कि अगर हमें देवी बना के रख दिया जाए कागजों में या वैसे, तो नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली भी आपको उतना सम्मान देना ही चाहिए और देना पड़ेगा। और तभी अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम इतनी सशक्त जो है अंदर से, जो हम खुद से इतनी शक्ति है, क्योंकि अगर शिव को भी ईव निकाल दीजिए, शक्ति निकाल दीजिए, तो वो शव है, बिना हमारे कुछ नहीं है ऊर्जा के। हम बहुत कुछ बताती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हम छाया हैं, हम औरत हैं जो औरों में रत रह के अपने खुशी को ढूंढती हैं, अपने वजूद को ढूंढती हैं। तो ऋग्वेद भी यही कहता है, अथर्ववेद भी यही कहता है कि जो शक्ति है उसके बिना कुछ भी नहीं है, हमारे बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकती हैं। सूर्य भी देखिए उदय होते हैं तो उषा के साथ आते हैं। उषा क्या है बताइए? तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना हमारे या पुरुष के भी हम अकेले अधूरे हैं। हम वैसे हम सभी अर्धनारीश्वर हैं, क्योंकि दोनों के मिलन से ही संरचना कर पाते हैं, सृष्टि कर पाते हैं। तो किसी एक को हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके जीवन तो उदाहरण अभी हमारे जो साहब हैं, मुकेश शर्मा साहब, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, वो हैं कि वो जीवन में उनसे कोई सीखे कि वो कितना सम्मान देते हैं अपनी जीवन संगिनी को, जिसका प्रतिफल है कि आज इतनी ज्यादा वो सौहार्द और प्रॉस्पेरियस हर जगह उन्हें भी सम्मान देते। तो जो सुदर्शना जी ने कहा कि पहले देना पड़ेगा, हम छीन के किसी से कुछ नहीं ले सकते। ये तो स्वतः आपके परिवार के लालन पालन में सब दर्शाया जाता है कि आप कैसे बहन को देखें, कैसे बेटी को देखें, कैसे प्रेमिका को देखें, देखने की नजर तो वही है आपकी, कैसे पत्नी को देखें। तो हम ये जो भटक रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है आज हमारे परिवार के मूल्यों का विघटन, क्षरण। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आज जो आप देखती हैं, न्यूज पढ़ती हैं, चैनल खोले, हम कभी विदेशों में ये सुनते थे ऐसा, मगर अभी यहाँ भी इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी शक्ति का एहसास हमें होना चाहिए। अगर किसी को नहीं है तो एक महिला होने के कारण हम उसको ये एहसास करा दे सकते हैं। और ये महिला दिन जो हम मना रहे हैं, इसी का एक हेतु ये भी है कि ये भाई खुद को पहचानो, खुद की शक्ति को पहचानो, अपने अंदर झांक लो। खुद को मिटाना इतना आसान नहीं है, जगा लो खुद को। समृद्धि जी, आप बताइए, आपका विचार हमें किस दिशा में और ले जाएगा? आपको फैमिली कोड का भी बहुत सारा अनुभव है। नमस्कार। मुझे एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलना अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि जिम्मेदार कौन, अगर मैं कब से सोच रही थी, तो मुझे लगता है कि दोनों ही बिल्कुल इक्वल जिम्मेदार है। हम हमारे हक के लिए लड़ना ही ना पड़े, ऐसे सिचुएशन में हमने आना चाहिए। जैसे कि पुरुष भी, मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का हो या कोई भी रिलेशन, जिसमें प्यार होना जरूरी है और विश्वास होना, बट उसके सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सम्मान, रिस्पेक्ट। अगर ये एक दूसरे के रिलेशन में रहा, तो वो अगर नहीं है तो मैं उसको बिल्कुल 0 मार्क दूंगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे घर से ही हम, हमारा जो लड़का है उसको बड़ा करते समय माँ है या उसके पिता है, उन्होंने उसी तरह उसे संस्कार दिए कि स्त्री और पुरुष जो है, हमारे घर की स्त्री को जैसे हम सम्मान देते हैं, तो वैसे ही सम्मान अगर आप बाहर देते हो, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मसला जो है कि जो स्त्रियों को लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमें समाज में इक्वल स्थान चाहिए, उसके लिए ये करना ही ना पड़े। मगर अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं फैमिली कोर्ट में इतना काम कर चुकी हूँ, उसमें मुझे पता है कि हमने जो व्यवस्था में इतना ज्यादा हमारा कायदा
मैं कहूंगी कि थोड़ा स्त्रियों के लिए झुका हुआ भी है, मगर जिनको जरूरत है वो हमारे तक पहुंचती नहीं है। और कभी कभी ये विषय हमारा आज का नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों को ये कायदे के वजह से कभी कभी इसके दुरुपयोग भी होते हैं कि इतना ज्यादा जिनको जरूरत नहीं है वो उसका दुरुपयोग भी कर रही है। मैंने यह भी देखा है। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों ने अपना हक सिर्फ मांगने के बजाय जो हमारा व्यवस्था है उसको हमेशा, जो हम कहते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं कैसे भी रहूं, मैं अपना उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे दूर भागकर, जैसे कि अभी मैंने देखा है आजकल की लड़कियां, ये भी बहुत सारा हो रहा है, जैसे 85% ये बात हो रही है कि वो उनकी जिम्मेदारी जो है, जैसे बच्चा पैदा करना और उसको जो शुरुआती दिनों में माँ की जरूरत है, तब उनको करियर करना है, जो कि उसमें कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत वो कर सकती है, क्योंकि पुरुष बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकते, दूध पिला नहीं सकते। तो वो जो चीजें, वो अति होना भी स्त्रियों के हाथ में है। तो रिस्पेक्ट हमेशा मुझे मांगना ना पड़े, तो तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम्हारी जिम्मेदारियां है, उसमें आप अपने को इस तरह से व्यवस्था में बिठाओ कि तुम्हें रिस्पेक्ट अपने आप नजरों से मिलना शुरू हो जाए। ये मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार, अगर आप मुझे पूछिए तो वो पहिए हैं गाड़ी के दो, वो साथ साथ चले तो गाड़ी सुंदर चलने लगेगी। तो अगर आप कहेगी कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, वो बड़ा है, यह छोटा है, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि जिम्मेदार दोनों ही है, दोनों ही जिम्मेदार होना भी चाहिए, और इसी वजह से हमारी समाज व्यवस्था सुंदर तरीके से चलेगी और नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार अपने आप कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। सम्मान की जो बात आप कह रही हैं, सम्मान सबसे पहले आदमी अपना करना सीखे। ये सम्मान नहीं है कि आप किसी के आगे हाथ फैला के हर समय खड़े रहें। ये सम्मान नहीं है कि आप झूठ बोलकर दहेज के नाम पे उससे पैसे वसूली करने की कोशिश करें। ये सम्मान नहीं है। जिस क्षण हम इसमें झूठ बोलते हैं और किसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और दूसरी औरतों को घर की सताने की कोशिश करते हैं, आप उसी समय अपना सम्मान खो देते हैं। सम्मान सिर्फ अपना सम्मान मांगने में नहीं है, सम्मान उन सबका सम्मान करने में है जो समाज में हमारे साथ रहते हैं। मैंने जो बड़ी लकीर और छोटी लकीर की बात कही थी, वो इसीलिए कही थी कि पुरुषों को गिरा के रौंद के हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो सहभागी थे, हैं और रहेंगे। नहीं तो संसार में सिर्फ स्त्रियों का संसार होगा। जो आपको याद होगा अमेज़न वर्कर्स थी, जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती थी, वो पुरुष थे ही नहीं उसमें। नो, यू कांट सर्वाइव लाइक दैट। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अपना सम्मान के लिए ये जरूरी है कि ये भिखमंगा प्रवृत्ति जो होती जा रही है कि किसी भी तरीके से पैसा लूट लो, और 598A का जितना दुरुपयोग हुआ है, यू बीइंग इन अ फैमिली कोर्ट यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर। और ये दहेज, शादी के 17 साल बाद कहते हैं हमसे दहेज मांग रहे हैं। आजकल शादियों में ही दहेज नहीं चल रहा, तो 17 साल बाद कहाँ मिलेगा। और जहां दहेज होता है वहां मांगने वाले मांगते हैं और देने वाले देते हैं। दोनों अपराध है। देते क्यों है? ऐसी जगह शादी करने से इनकार क्यों नहीं कर देती लड़कियां? मैंने कर दिया था अबाउट इट। अगर ये बात मैं आज से 50 साल पहले कह सकती थी, तो आज की लड़की क्यों नहीं कह सकती कि जब कोई लड़का मेरी शर्तों में खरा उतरेगा तब मैं उससे शादी करूंगी। तो भीख मांगना जब होगी तो तुम्हारा सशक्तिकरण कहाँ से होगा और कहाँ से तुम्हें सम्मान मिलेगा? हमारी ये जो चर्चा चल रही है, इसमें दो चीजें उभर के सामने आई है कि एक तो पहले है कि अपनी आवाज ऊंची करो, लेकिन पूरे विचार के साथ करो। जब सही हो आप तभी अपनी आवाज ऊंची रखो। अपना कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है, ये सोचकर हमें बातें करनी चाहिए। या हमारी जो मांगे हैं, हमें जो कुछ समाज से चाहिए, घर से चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए। अनेहा जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये सोचना है, ये पूछना है कि जिनको अपनी आवाज ऊंची करनी आती है, उनकी तो बात मुझे लगता नहीं कि अभी करनी चाहिए, लेकिन हमारी समाज में, हमारी भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी दबी है, जो पुरुषों से भी दबी है और परंपरा से भी दबी है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके मन में है, फिर भी वो ये बात कर सके। आपके हिसाब से इनमें ताकत सशक्त करना इन्हें, ये किसकी जिम्मेदारी है और कैसे करे? स्त्रियों के सम्मान की जो बात की है वो सबसे प्रमुख है। इसमें ये होता है कि एक पूरा परिवार है जिसमें स्त्रियों के अलग रूप है, पुरुष के अलग काम है, और वो अगर सम्मान के साथ जी रहे हैं तब तो पूरा समाज साथ में जीता है।
और अगर वो सम्मान ही अनुपस्थित है तो उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, विश्व को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज हम जिस मुआने पे खड़े हैं, पूरा विश्व जिस मुआने पे खड़ा है, स्त्री के जो युद्ध के स्तर हैं वो वही हैं जो पहले थे। 15वीं सदी में भी आपको हिंदुस्तान मिल जाएगा, ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जो आज भी उस सदी में जी रही हैं, जो 17वीं सदी में जी रही हैं, जो 19वीं में जी रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, बहुत बढ़िया। पर आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, तो एक स्वयं सिद्धा वाली जो हम बात कहते हैं, स्त्रियों में स्वयं सिद्धा वाली बात, वो भाव जगाना बहुत आवश्यक है। तो अब हमारे लिए एक, चूंकि हम भारत देश से हैं और आज जिस मंच पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं उससे भी जुड़ा हुआ कुछ बात करना चाह रही हूँ कि आध्यात्म में वो सारी स्थितियां हैं। आध्यात्म कहता है कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मतलब ये आत्मा उस आत्मा को नमस्कार कर रही है। तो हम कहीं एक इक्वल लेवल पे जाने की बात करते हैं। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, हम स्त्री पुरुष के से थोड़ा परे होके, उससे थोड़ा अलहदा होके, उससे थोड़ा बेहतर स्थिति में जाकर बात करते हैं। हम सामने वाले को जो है, ये स्त्री है, इसकी आर्थिक स्थिति यह है, इसकी सामाजिक स्थिति यह है, इसका जीवन ऐसा है, उसकी बजाय हमारा देखने का नजरिया, हमारा परसेप्शन वही बदल जाता है। तो हमारे देश को अगर बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग की महिलाएं भी हैं, उनको भी अगर कोई हाथ पकड़ के चला सकता है तो वो आध्यात्म है। क्योंकि आध्यात्म ही उनको समझाता है कि तुम किस स्तर पे हो, तुम कौन हो, तुम्हें घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी स्थितियां जो हमारे देश में जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो उस तरह से बात को समझती नहीं है, जिनकी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, उसके परिवार में 4 पीढ़ियों में किसी स्त्री ने पढ़ाई नहीं की है, आप उससे, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं, आजकल बच्चियां इतनी अच्छी आ रही हैं कि 3 पीढ़ियां बिल्कुल गरीबी ने में निकाली है, लेकिन इस बेटी ने जो है कंप्यूटर पे देख के और थोड़े छोटे से मोबाइल से देख के और गांव में कहीं जाकर और अपने मन से बढ़ बढ़ के 3 लड़कियां साथ में मिल गई। और इसमें गुरु की महिमा जो होती है, स्त्री पुरुष से अधिक गुरु की जो महिमा होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर सही हाथ आपको थाम लेता है तो वो आपके जीवन में कुछ मोड़ आते हैं जो आपको बदलते चले जाते हैं। 5-6 कुछ विशेष मोड़ होते हैं जिस वक्त आपको गुरु का हाथ चाहिए होता है, वो चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो आपकी सारी स्थितियां तय करता है। तो हम आर्थिक रूप में, सरकार चाहे कितनी भी मदद कर ले, स्त्रियों के इतने स्कूल खुले हैं, सुदर्शना जी ने बात की सारी की सारी, हमारे कि कितने अच्छे हमारे कानून जो हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दहेज पे जो कानून बने हैं उसका कितना दुरुपयोग किया है वो आप हम सभी जानते हैं, उस स्थितियों को समझते हैं। तो सबसे आवश्यक जो है कि परिवारों में एक दूसरे को लेकर जो सम्मान है और दूसरे परिवारों को लेकर दूसरे लोगों को, मुझे याद है हमारे बचपन में जो हमें सिखाया जाता है कि उससे जाके मिलो जिसका दिल बहुत अच्छा है, जो हंसता खेलता है, जो बहुत खुश है। आजकल सिखाते हैं उससे मिलो जिसका रुतबा अच्छा है, जो बड़ी पोस्ट पे है, जो तुम्हारे जिससे फायदा हो। तो अगर इस फ्रेम ऑफ माइंड से लेकर आप प्रगति करती है महिलाएं, जो उसका बेसिक स्वभाव ही नहीं है, स्त्री का स्वभाव नहीं है, पुरुष का हो सकता है कहीं जाकर, क्योंकि उसको पूरा परिवार जो उसके सोचने का ढंग अलग, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन स्त्रियों का वैसा स्वभाव ही नहीं है। हम मॉडर्निज्म के नाम पे उनको वैसा बनाने की कोशिश लगातार किए जा रहे हैं। तो इसमें वही मैं कहूंगी कि एक स्वयं सिद्धा वाला जो रूप है नारी का, वो अगर सामने आता है, उसकी लड़ाइयां वही हैं, परिवार से लड़ रही है, पिता से लड़ रही है, पति से लड़ रही है, बॉस से लड़ रही है, महतत उसके हैं जो परेशान कर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे देखती है, जो आगे बढ़ गई है वैसे देखती है, या वो अपने आप को एक आत्मा की तरह देखती है कि नहीं, मेरा स्थान है इस विश्व में, मेरी जगह है और मैं उसको, उसका जो है निर्वाह करूंगी। तो ये भाव जैसे ही आत्मसम्मान का आता है, मुझे लगता है स्थितियां बहुत बदल जाती हैं। इसके लिए ये होना चाहिए कि मेरी सोच मेरी हो, इसलिए खुद को अपना जो सफर है वो इस तरीके से तय करना चाहिए जिससे किसी दूसरे का प्रभाव ना हो, दूसरे के जो विचार है वो हम एक बार खुद के मन से सोच ले उसके ऊपर कि ये सही है या नहीं, मेरे लिए सही है या नहीं। नारी है वही गढ़ती है परिवार को, पहली गुरु
माँ ही होती है। नहीं होती है। ना तो होती जब है। वो शिक्षित होंगी या सुसंस्कृत होंगी या अध्यात्म के माध्यम से थोड़ी जुड़ी होंगी, जो भी होगा, तो ही वो आपको अच्छा परिवेश दे सकती है, अच्छी सीख दे सकती हैं। आज हम औरतें बहुत उच्च श्रृंखल हो गई हैं, बड़ी कमर्शियल हो गई हैं, आपस के रिश्तों में भी कमर्शियलिज्म ही डूबती रहती हैं कि भाई मैं फलानी जी से, ये हमारे घर क्यों आई हैं, इनसे क्या फायदा होने वाला है। और आज लोग रिश्तों को यूज करते हैं। जब हाँ। यूज करना है ना, तो आप उनकी ननद हो जाएंगी, उनकी बुआ हो जाएंगी। बच्चों में भी ये आ गया है, और नहीं तो आप पड़ी रहिए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अच्छा एक रूप जो है वो सखी का है। हम हर किसी की अच्छी सखी सहेली बन सकते हैं, और जब सहेली के रूप में हम हो तो किसी को हम मिसगाइड कभी नहीं करेंगे। अर्चना जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मैंने सबकी बातें भी सुनी, स्त्री पुरुष की समानता की जब बात करें, हम स्त्री सशक्तिकरण की जब बात करें, तो बहुत से स्तर पे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ काम किया जाना चाहिए, जहाँ हमारी नजर जाती है। लेकिन मैं जाऊंगी जड़ों में, जहाँ पे चैरिटी बिगिंस एट होम, घरों में, जहाँ पे किसी भी स्त्री का एक बच्ची के रूप में जन्म होता है, जहाँ लड़के लड़कियां बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं और वहां उनका पालन पोषण होता है। मैं वहां पर बात शुरू करना चाहूंगी कि शुरू से अगर हमारे घरों में हमारे बच्चों के साथ लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, खास तौर से मैं बहुत कड़वी बात कहूंगी उस घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, जो भेदभाव सबसे ज्यादा हो रहा है। मैं नहीं बात कर रही हूँ 20% शहरों की या जगहों की, भारत में 80% जगहों में यही हो रहा है कि आज भी बच्चे और बच्चियों में, बेटे और बेटियों में, उनके पालन पोषण में, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके शौक को पूरा करने में, यहाँ तक कि उनके करियर में, कि लड़के हैं तो वो उनके माता पिता उनको कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं उनको करने में, और लड़कियां हैं तो यही कहा जाता है कि अरे क्या करना है, घर ही तो संभालना है, खाना बनाना सीखो, घर संभालना सीखो, क्या करोगी ये करके। तो ये जो चीजें, और ऐसा आज भी हो रहा है, मेरे पहचान की कई बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, अपने घर से बाहर जाके पढ़ के आ भी गई हैं, लेकिन उनके घर वाले यही कह रहे हैं, वो लॉ कराई हैं, वो MBA कराई हैं, कि तुम्हें क्या करना है, शादी कर लो, तो तुम्हारा भविष्य सिर्फ शादी है। तो जब हम अपने बच्चों के मन में, जबकि हम सभी को मालूम है कि बच्चियों में, लड़कियों में उतना ही पोटेंशियल होता है, कहीं कहीं ज्यादा भी होता है, तो इस तरीके के पालन पोषण से वो चीजें हमारे अंदर बंद होती चली जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। हम घर में सबकी बात मान के, जैसा सब लोग कहते हैं, कर लेते हैं, यहाँ तक कि शादी भी हो जाती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हुनर वहीं अंदर बंद होके रह जाते हैं। और फिर चूंकि मैं एक मनोविज्ञान की भी विद्यार्थी रही हूँ, वो सारी की सारी कुंठाएं, जो फ्रस्ट्रेशंस है, वो फिर हमारी बीमारी बन के उभरते हैं। हम उसका दोष पुरुषों को देने लगते हैं। अब किसको देंगे? जो पुरुष मेरे जीवन में आया है उस वक्त, तो हम सारा दोष अपने साथियों को, पति को, या जो हमारे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको देने लगते हैं, जबकि बीमारी कहीं गहरी है, जो बहुत बचपन से हमारे अंदर छिपी हुई थी। हमें मौके नहीं दिए गए, हमें काम करने के वो नहीं दिए गए, क्षेत्र नहीं दिए गए, हमें अवसर नहीं दिए गए, और हमें छूट नहीं दी गई, और हमें वो इज्जत नहीं दी गई, वो जैसे वो जगह नहीं दी गई, वो स्थान नहीं दिया गया, जिन बच्चों को भी नहीं दिया गया, मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ। तो वो सारी की सारी चीजें मरती नहीं है, वो कुंठा का रूप लेके हमारे अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है। तो जो सारी चीजें, आज आपको याद होगा सुदर्शना जी, बहुत बहुत पहले, आपने 20 साल पहले धर्मयुग में एक कॉलम निकाला था, किस मोड़ पर है स्त्री मुक्ति मोर्चा, आपको अगर याद हो। हाँ, और मैंने भी उसमें लिखा था, आप मेरे से भी पूछा गया था, तो मैंने यही कहा था कि स्त्री को मुक्ति किससे चाहिए, स्त्री मुक्त, पहले तो सवाल ये कि स्त्री मुक्ति चाहती किससे है, और क्योंकि ज्यादातर उसमें लोगों ने कहा पुरुषों से मुक्ति, ये घर बच्चे, जो भी लोगों ने कहा, आप लोगों ने, कि ये प्रिविलेज है हमारा, बच्चे पालना, घर संभालना, और ये सब हमको ईश्वर प्रदत्त है। तो इससे बच के अगर हम सोचते हैं कि हम सशक्त हो जाएंगे घर को छोड़ के,
बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ के, पतियों को नीचा दिखा के, और तो ये तो नहीं है। मैंने लिखा था और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि हमें अपनी सड़ी गली सोच से, पुरातन प्रथा जो बहुत पहले कभी होगी, उनसे निजात पानी है, उनसे मुक्ति चाहिए, ना कि पुरुषों से या किसी और चीज से। स्त्री ही इसका हल ढूंढ सकती है, क्योंकि वो ही इस सब की जननी है और उसी के कारण ये परिस्थितियां जन्मती हैं और उसी के कारण ये परिस्थितियां हट सकती हैं। और जिन परिवारों में वो सोच पनप गया है, उन परिवारों में परेशानियां नहीं है, क्योंकि रचना ने कहा कि 20%, वो 20% में औरत का सोच बदला है और उसकी वजह से उस घर का सोच बदला है। जब माएँ अपनी बेटियों को बेटे समझ रही हैं, लोग तरस खा रहे हैं इनके कोई बेटा नहीं है, और वो कह रही है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ 2 बेटी है। बहुत सारी लड़कियां हैं, मैंने देखा है कि एक बेटी है, उनको नहीं चाहिए दूसरा कुछ भी, वो अपनी बेटी में खुश है, प्रसन्न है। जिस घर में उस बेटी को इतना सम्मान मिलेगा, वो लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ेगी, वो आगे क्यों तरक्की नहीं करेगी। लेकिन के रास्ते को रोकने वाली भी तो एक औरत ही होती है, उसकी माँ। जो सबसे पहले तो लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। पुत्रवती भाव, दादी, नानी, कोई नहीं कहता पुत्रीवती भाव, कोई नहीं कहता पुत्रीवती भाव। जब तुम्हारा लड़का हो जाए तो अरे लड़का क्यों हो जाए भैया, लड़का जो भी हो जाए, बच्चा हो जाए कहना चाहिए। बच्चा ही कहा जाता है, बच्ची नहीं कहा जाता। जेंडर पहले तय किया जाता है जन्म से पहले, वहां से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और वो डिस्क्रिमिनेशन औरतें ही शुरू करती है। शायद इसका जवाब मैं दूंगी, मुझे लग रहा है सुदर्शना जी की ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन औरतें ही करती हैं, या घर में जो बड़ी बूढ़ी होती है, एक घर की सबसे बड़ी, वही सबसे ज्यादा बंधन लगाती है। और स्त्रियों में मुझे लगता है फिर हम वही पहुंचते हैं कि उन पर बहुत बंधन लगे थे, वो बहुत सारी कुंठाओं से खुद भरी हुई है। तो 2 तरीके होते हैं सोचने के, कि एक तो ये कि हमें नहीं मिला तो इससे क्यों मिले, और एक होता है कि हमें नहीं मिला, कम से कम इससे तो मिल जाए। ये सोच वाले बहुत कम लोग होते हैं कि हमें नहीं मिला, कम से कम इसे तो मिल जाए। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमें नहीं मिला तो इससे क्यों। तो वो जो एक परंपरा चली आ रही है कि छीनते जाओ छीनते जाओ छीनते जाओ, पहल कौन करे कि स्त्रियों को एक अच्छी शुरुआत मिले, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। अर्चना जी बिल्कुल सही है कि उसे नहीं मिला तो मुझे क्यों मिले, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तुलसीदास ने लिखा है ना, अवगुण 8 रहे उर्सी सा, नारी न मोह नारी के रूपा। पुरुष तो कभी कुछ नहीं कहता है कि खाने में क्या गड़बड़ी है नहीं है, या फलाने रिश्ते को आपने संभाला नहीं संभाला। औरत ही हर जगह अपनी दूसरी जो उनकी प्रतिद्वंदी होती है उनको लेके लड़ती रहती है, ये बहू बेकार है, ये बिटिया बेकार हो रही है, तुम सिर पे चढ़ाते जा रहे हो, तमाम चीजें। और बहू सास का जीवन नरक करती रहती है, लड़का पिसता रहता है, कहीं और ही चलती रहती है, चर्चा कहीं और दिशा में जा रही है। सशक्तिकरण तो मेरे ख्याल से पुरुष बेचारे का हो जाना चाहिए, जो दोनों तरफ से। आजकल पुरुष भी बड़े पीड़ित हो गए, पत्नी पीड़ित बहुत पुरुष। वो तो मैंने एज अ लॉयर कहा ही आपको कि जिनको जरूरत है वो पहुंचती नहीं है, और जिनको जरूरत नहीं है वो लड़ती रहती हैं। तो वो जो झुका हुआ कायदा है वो पता नहीं अभी किस दिशा में, क्योंकि हम लोग परसेंटेज से बात करें कि 85% लेडीज के लिए झुका हुआ है, लेकिन जो 20% जो छल रही है वो इतना ज्यादा छल रही है कि कहीं का नहीं छोड़ती पुरुषों को। मैंने देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं बैलेंस की बात हमेशा कर रही हूँ। जैसे शुरुआत ही जैसे आपने कहा, उसी से कड़ी में जोड़ूंगी कि स्त्री खुद ही चाहती है कि मुझे लड़का हो। उसे लगता है कि मैंने जंग जीत ली, कि मैंने सबको दिखा दिया कि मैंने लड़का पैदा किया है। तो ये जो भावना आती है स्त्री में, तो वहीं से शुरुआत वो होती है कि वो खुद ही को कम दिखा रही है, नीचा कर रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत प्राउड से कहूंगी कि मुझे दोनों बिटियां हैं और इतनी अच्छी तरह पढ़ी हुई है कि मैं उनसे नाम से जाना जाऊंगी, इतनी मैं खुश हूँ। तो अब मेरे घर में जो काम करती है, मैंने उसको हर तरह से समझाया। उसे 2 लड़कियां, लेकिन फिर भी तीसरी बार वो अभी प्रेग्नेंट है, किसी का नहीं मान रही है कि उसे लड़का चाहिए, वो भी पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। तो हमारे घर में ही कितना लड़े, मुझे समझ में आ रहा है कि पुरुष और स्त्री की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन स्त्री खुद के सम्मान के लिए वो विचारों से सशक्त हो कि ये चीजें जरूरी है। जैसे अभी वो मेरी एक दोस्त ने कहा कि वो मुक्ति किससे चाहती है, वो अपने जिम्मेदारियों से चाहती है।
जैसे उनकी जिम्मेदारी है बच्चे को बड़ा करना, या शुरुआत के दिनों में माँ की जरूरत अगर आपने पैदा, क्योंकि ये कुदरत ने उसे बहाल किया, ये तो तुम्हारा सम्मान है। दूसरी ओर मैं देखती हूँ कि एक पुरुष हमारे अध्यात्म में, हमारे संस्कारों में है कि लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है, सरस्वती की पूजा, सारी देवियां हमारी इतनी पूजी जाती है, उसी क्षण आरती हो रही है लक्ष्मी जी की और वो अपने स्त्री से सम्मान से बात नहीं कर रहा है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है, वो सीख क्या रहा है और आचरण में क्या ला रहा है, इसमें तफावत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर घर का बेटा ही देखे कि मेरे पिता मेरे माता से किस सम्मान से बात करते हैं, मेरी दादी से मेरे दादा किस तरह से सम्मान से हमारे घर में उनका औहदा है, वो बराबर अपने आए हुए दोस्त है, अपनी दोस्त या अपनी आने वाली पत्नी है, उससे उसी सम्मान से या दूसरी स्त्रियों को उसी चश्मे से देखना शुरू करेगा। और यहाँ से वो शुरुआत होती जाएगी और धीरे धीरे करते, जैसे हम जैसे स्त्री शिक्षण वो सशक्तिकरण हो गई, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते अपना औहदा तैयार करेगी और फिर जाके पुरुष उसका सम्मान करने लगेगा अपने आप। ये मांगने वाली चीज सच में नहीं है। आज हमारी ये जो चर्चा चल रही है, ये मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की एक रूप है, गवाही दे रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से सशक्तिकरण तब होता है जब हमारे आसपास में जो वास्तविकता है उसे हम सही नजरिए से देखें, स्वीकार करें। आज जो लड़कियों में, महिलाओं में जो कमियां हैं, जो उनसे सही किया नहीं जा रहा है, वो भी हम एक खुले प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। किसी एक चीज को लेकर उसी को आगे बढ़ाने के बजाय हम समतोल विचार से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही चाहिए कि हम सही विचार करें, वास्तविकता को स्वीकार करें, जो सही है उसे सही कहे, जो गलत है उसे गलत कहे। इस साल की यूनेस्को की थीम भी जेंडर इक्वालिटी है, और आपने बहुत बड़ा अच्छा और एक जो सच में उठाना चाहिए वो मुद्दा उठाया कि घर से माँ, दादी, नानी, इन्होंने शुरुआत करनी चाहिए। ये बेटे और बेटी को अलग से ना बढ़ाए तो अपने आप ये कारवा बन जाएगा जो हमें बनने की इच्छा है, जो हमें बनाना है। शर्मा सर, आप इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा नतमस्तक, और मेरे ख्याल है सभी के विचार बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार निकले हैं बातचीत से जो भी, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे लगता है कि एज ए पुरुष, क्योंकि मैं इस वक्त तो माइनॉरिटी में हूँ, आप सभी मेजोरिटी में, जानबूझकर मैंने अपने माइनॉरिटी में रखा। बेसिकली आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, याद रखिए। आप जैसा कि शुरू में ही सुदर्शना जी ने कहा था कि स्त्री के अंदर जो श्रेष्ठता है वो पुरुष से कहीं ज्यादा है, और क्योंकि मैं कहानियों का दौर मेरा रहता है सिलसिला, तो मैंने इस पर एक बहुत उम्दा कहानी भी ढूंढ के निकाली थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इवन इस अद्भुत रचना को भगवान खुद 10 बार सोचते हैं कि यार इसको मुझे इतना समय क्यों लग गया बनाने में। तो भगवान जब तो देवदूत भी भगवान के पास आए और बोले सर आपने तो 6 दिन हो गए और अभी तक आप स्त्री के बनाने में तल्लीन है, तो इतना समय क्यों लग रहा है। एक और आया, बोला कृपा निधान इस रचना को बनाने में आपको नहीं लगता कि यू हैव स्पेंड मोर टाइम। तो ईश्वर ने उत्तर दिया, बोले भाई एक विशिष्ट रचना है और जब तक इसमें सारे गुणों का समावेश नहीं हो जाता तब तक मुझे इस पर काम करते ही रहना होगा। तब देवदूत ने पूछा कि प्रभु वो कौन सा गुण है जिनका समावेश करने में इतना समय लग रहा। तो ईश्वर ने कहा कि मेरी इस रचना को हर तरह की परिस्थितियों में काम करना चाहिए, भले वो बीमार खुद हो लेकिन ठीक करना होगा उसे अपने आप को, और दिन में 18 घंटे काम करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर आगे उसे एक ही समय में कई बच्चों को जादू की झप्पी देनी होगी, भाई सक्षम होना चाहिए, और उसकी झप्पी कुछ भी ठीक कर सकेगी, टूटे हुए घुटने से लेकर टूटा हुआ दिल, और ये सब केवल उसको अपने 2 हाथों से करना है। तब देवदूत ने कहा कि प्रभु सिर्फ 2 हाथों से ये तो असंभव है, इतने सारों को गले लगाना। तो फिर वो देवदूत आया उस स्त्री के पास जिसका भगवान रचना कर रहे थे और उससे छूकर देखा, बोले पर प्रभु इसके हाथ तो बहुत कोमल हैं। तो प्रभु ने कहा उसके हाथ कोमल है मगर कमजोर नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी इस रचना को अंदर से इतना मजबूत बनाया है जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते, उसकी सहन शक्ति अपार होगी। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए ये बात अपनी कह दी। तो क्या वो भी सोच सकती है, देवदूत ने पूछा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि भैया सोचने का काम तो पुरुषों का है। परमेश्वर बोले वो न केवल सोच सकती है बल्कि तर्क वितर्क भी कर सकती है, और वार्तालाप में उसे परास्त करना आसान नहीं हो। फिर देवदूत ने स्त्री के गालों को छुआ हाथों से अपने, तो कहा भगवान ओहो ऐसा लगता है आपने ओवरलोड कर दिया, इस पर बोझ ज्यादा पड़ गया, देखिए ना गाल गीले हो रहे हैं।
तब वो बोले, प्रभु ने कहा वो आंसू हैं। मगर वो किस लिए भगवान? देवदूत ने पूछा। तब प्रभु ने कहा आंसू उसके दुख, उसके संदेह, उसके प्रेम, उसके अकेलेपन, उसके सुख, उसके अभिमान को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रभु की इस रचना से देवदूत बहुत प्रभावित हुआ और बोला, भगवान आप वाकई अंतर्यामी हैं, आपने हर चीज के बारे में सोचा है, ये स्त्री आपकी वास्तव में एक अद्भुत रचना है। प्रभु ने भी सहमति व्यक्त की और बोला, सच है, मेरी इस रचना में आदमी को विस्मित करने की ताकत भी होगी। वो परेशानी का भारी से भारी बोझ उठा लेगी आसानी से। खुशी और प्यार के बांटने में भी उसकी कमी नहीं रहेगी। जब उसका मन अंदर से चीखेगा तो वो बाहर से मुस्कुराएगी। वो जिस चीज में विश्वास रखती है उसके लिए लड़ेगी। उसका प्यार बिना शर्त के होगा। जब उसके किसी प्रियजन की मृत्यु होगी ना देवदूत, तो उसका दिल टूटेगा, लेकिन उसके पास जीवन में आगे बढ़ने की ताकत होगी। फिर देवदूत ने कहा, इसका मतलब ये हुआ करना निधान कि वो एक आदर्श प्राणी है, परफेक्ट है और इसमें कोई दोष ही नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, इसमें बस एक ही दोष है, ये अपने महत्व को नहीं समझती, अपने वैल्यू को नहीं समझती, अक्सर भूल जाती है। कहानी खत्म हो जाती है वहाँ। बहुत बढ़िया। हरीश, कहानी में बहुत आपने स्त्री की सारी क्षमताएं, विशेषताएं भी बता दी। तो ये फैक्ट है, कमी नहीं, है, इसलिए ये भी भी बता दिया। फैक्ट है स्वाति जी, इसलिए भी फैक्ट है कि मैं अक्सर कल भी जब जिक्र कर रहा था चर्चा, तो मैंने कहा देखिए, बुनियादी तौर पर घर में अगर लड़का, जो हम कहते भी हैं कि व्हेन यू टीच अ बॉय यू टीच एन इंडिविजुअल, व्हेन यू टीच अ गर्ल यू टीच अ फैमिली। तो कहने का मतलब है कि जब आप पहले ही से फैमिली को नहीं कर रहे हैं, तो आगे बढ़ती बढ़ती जो जनरेशन आएगी उसमें तो इंडिविजुअली टीच होगा। तो कैसे बन पाएगा एक ऐसा समाज, एक ऐसा लोग जो कि जिनकी सोचने की शक्ति डिफरेंट होगी। स्पेस तो हम इंडिविजुअली दे रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन हमें वो जो आप सबने ही कहा कि घर से ही शुरू करना पड़ेगा ये काम, और बिना उसके बात नहीं बनेगी। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इतना ही कहूंगा कि बचपन में मुझे याद है, मेरे पिताजी ने मुझे एक टॉय ट्रेन ला के दी थी। उस टॉय ट्रेन में सुदर्शना जी, एक पहिया बड़ा था, एक छोटा था। तो मैं चाबी दबा देता था तो वो गोल गोल घूमती थी। तो मैं छोटा था, 8-9 साल का। मैंने कहा ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वहीं घूम रही है। बोले, बेटा इसमें क्या है, एक छोटा पहिया एक बड़ा पहिया, इसलिए घूमती रहेगी। जिंदगी के पहिए ऐसे ही याद रखना लाल, बराबर होने चाहिए, वरना तुम भी ऐसे ही घूमते रहोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर पहिए बराबर नहीं हुए, दे हैव टू बी बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन, they have to be together, only then they can move forward. Apart from the fact that you respect each other's space, आप एक दूसरे को जो भी आप देना चाहें वो अपने तरीके से करें, मदद तो करें, एक ऐसी चीजें जो आपको हमेशा करनी है। और मेरा रोल ये भी रहा है कि पुरुष इज इक्वली अ गुड होम मेकर। आप ऐसा बोलिए कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, खाने से लेकर झाड़ू से लेकर पूरे टाइम, एंड आई डू इट विद, उसमें भी मैं सुर ढूंढता हूँ कि यार इसमें सुर कौन सा बढ़िया लगेगा, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी सुर है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, you should be proud of the fact that you can do it all. दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी है, दर्शकों को परिचय करा देते हैं इनका। दीप्ति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते दीप्ति जी। दीप्ति जी एक जगत विख्यात शायरा है, कवयित्री एवं लेखिका है। दीप्ति जी, आपका नाम आते ही है तो है, इस गजल का जिक्र हमारे मन में और पूरी सभा में अपने आप हो जाता है। आपकी कविता एक बार सुन लो तो जिंदगी भर उसकी छाप अपने मन पर बनी रहती है। एक बार आपकी आवाज सुनो, जो आपने बहुत सारी गजलें पढ़ी है, तो वो बार बार कान में अपने आप गूंजती रहती है। स्वागत है आपका। बातें चल रही थी कि महिला सशक्तिकरण जिम्मेदार कौन है। आप बहुत सारी बातें अभी तक हुई है, आपसे सुनने की इच्छा है, आप क्या कहोगी? माफी, एक तो पहले सबको प्रणाम, और दूसरी बात, देर से ज्वाइन किया है तो चर्चा का विषय तो मालूम है, लेकिन अभी क्या सूत्र कहाँ पे है, क्या बात चल रही थी, वो जानना चाहेंगे, तो वहां से हम बात शुरू कर पाएंगे। प्लीज 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 प्लीज। जी जी मुकेश जी। नहीं, मैंने कहा सूत्र यही है कि सभी का यही कहना है कि छोटा और बड़े का सवाल नहीं है होने का। एक दूसरा है, घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग इस बात की कि हाउ टू रिस्पेक्ट लेडी। चाहे आप घर में जैसे आप अपने मदर फादर सिस्टर करते हैं, वैसे बाहर आप कैसे कर रहे हैं। और इसके अलावा यह है कि पुरुष को छोटा करके सुदर्शन जी कहना, अगर आप बड़ा होना चाहती हैं तो वो भी कोई मतलब नहीं बनता उस बात से, बिना पुरुष के अर्धनारीश्वर वाली बात खत्म हो जाती है। समृद्धि पौरे जी का कहना है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं इस चीज में, लेकिन प्यार विश्वास के साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट देना जरूरी है, तब बात बनती है। और गाड़ी के दो पहिए की तरह अपना शैलेश जी का कहना था कि औरतों को, औरत का मतलब ही है कि रत रहना, यानी दूसरों को खुशी देना। तो कहने का मतलब सबका ये रोल, लेकिन मुद्दा ये उठता है वापस में आकर के एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, या स्वाति जी के तरफ से कह दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल, बोथ, और स्त्री या पुरुष? अब देखिए, हम कुछ भी कहने से पहले एक बात ये बता दें कि जरूरी नहीं है कि हमारी बात से सब इत्तेफाक रखें,
और जो हमारा जीवन है या जो हमारी सोच है या जैसा भी है, जो भी है, जरूरी नहीं है कि वो सबको सही लगे, और सबका सही सबका गलत अपना होता है। जरूरी नहीं है हमारा सही दूसरों के लिए भी हो, क्योंकि ये पोर्टल ऐसा है जहाँ पे बैठ करके हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो बातें नहीं कहनी है जो ज्यादा लोगों को जो है सही ना बैठे या उनके हिसाब से ना। पर जो कुछ भी हमारा तो एक सीधे सीधे से ये है कि एक बात तय है, हर चीज का मूल्य आपको अदा करना पड़ता है। कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलती है, तो आप पहले ये तय कर लें कि जीवन में चाहिए क्या। जब ये तय हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने मूल्यों पर जीना है, तो अपनी शर्तों पे जीना है, तो निश्चित रूप से समाज से आप टकराएंगे और आपको समाज से जो है वो बाधाएं आपके सामने आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत तरह की चीजें से आप उसके लिए तैयार रहिए। आप अगर कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि शोषेबाजी के लिए या अंतर से अगर आप उस किस्म के हैं और अब चाहते हैं, आप वो लिखना चाहते हैं जो आप वाकई सोचते हैं, वो आप कहना चाहते हैं जो आप वाकई अंदर से हैं, अगर आपको पारदर्शी होना है तो पारदर्शी होने का एक सबसे बड़ा आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो हमारी कविताएं जिस किस्म की हैं, अब उसको जो भी कह लिया जाए, हमें नहीं मालूम कि उसको आप लोग, समाज, दुनिया क्या कहते हैं, लेकिन हाँ अंतर से जो बात निकलती है उसको हम कहते हैं, उसको हम शब्दों में पिरोते हैं। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन अब है तो है। बट इसके लिए जो दुनिया को दिखाई देता है, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो कि दुनिया ये देखती है कि ये इस किस्म का लिखती हैं या इस तरह की रचनाएं हैं, जो भी है, और दुनिया ये भी देखती है कि इससे कितना सम्मान मिलता है, कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है, कितनी पब्लिसिटी मिलती है, वो भी दुनिया देखती है। लेकिन दुनिया वो नहीं देखती है कि इस बीच की जो एक यात्रा है उसमें दीप्ति ने क्या खोया है और क्या पाया है। तो वो जो मूल्य चुका, और उसके लिए किसी भी किस्म का हमको कोई ग्रजेस नहीं है, किसी के प्रति कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं उसका मूल्य चुकाते चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब लेन देन बराबर का है, तो इसलिए किसी तरीके का हमको कोई भी क्षोभ नहीं है मन। बट ये सबसे हम कहना चाहेंगे कि आप अगर कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ आपको लेना है, कुछ पाना है, तो उसका मूल्य आंक लें पहले से कि आपको कितना मूल्य देना पड़ेगा, और उसको खुशी खुशी देते रहें। तो बस यही है। दूसरी एक चीज ये है कि अगर हम पीछे हैं तो उसका कारण हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। वो हमसे आगे चल रहा है, हम उसको पकड़ के पीछे नहीं खींचेंगे, हमें उससे आगे जाना है अगर जाना है तो अगर हम किसी के पीछे हैं तो उसका कारण स्वयं हम है। किसी ने हमारा रास्ता रोका भी है अगर, तो हम उन बाधाओं को हटाते क्यों नहीं है। हमें उन बाधाओं को हटाना आता नहीं है तो हमें सीखना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो अगर हम पीछे रह जा रहे हैं तो कारण यह है कि हमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। हमारे अभी मुकेश जी ने जैसे बताया कि इतनी शक्तियां हैं हमारे भीतर, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम जानते ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। और एक होता क्या है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। वो एक सबसे बड़ी कमी है हम महिलाओं की, कि हम एक शेल्टर में रहते हैं। हमको मालूम है कि हमारे बड़े हैं, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा पति है, इनके एक शेल्टर में रहते हैं और हमेशा कछुए की तरह थोड़ा सा मुंह निकालते हैं और कुछ करना है, बाहर करके आए और फिर अंदर चले गए, फिर उस शेल्टर में। उस शेल्टर से बाहर निकल जाना है हमको एकदम, हम तभी कुछ कर पाएंगे। वो है वो बहुत अच्छी बात है। उस शेल्टर को अगर हम अपने फील में रखें तो वो हमको स्ट्रांग बनाता है, हमारे जो आत्मशक्ति है उसको बढ़ाता है। लेकिन उसके अंदर रह जाएंगे अगर हम, तो हम कभी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जान पाएंगे। तो होता क्या बेसिकली, एक है अधिकार और एक है कर्तव्य। तो कर्तव्य और अधिकार का समन्वय होना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी रूप से करते हैं तो हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है। अगर हम सजग नहीं हैं तो ये गलती दूसरे की नहीं है। तो हमारे ख्याल से तो जो अधिकार हमको नहीं मिलते हैं, और ये तो समाज का, दुनिया का हमेशा का नियम है, जो भी आपको कोई भी चीज मुफ्त में तो दी नहीं जाती और हाथ पे भी नहीं रखी जाती। तो अपने अधिकार अगर हम लेना नहीं जानते हैं तो हमें करना वो है, हमें उस पे काम करना है। और हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई स्त्री या पुरुष में कोई
कोई बड़ा या छोटा है, कोई कमतर या कोई बेहतर है, दोनों है, अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह दोनों की स्थिति है, और वो जो जहां है वही उसकी वो अपने आप में पूर्ण है मुख्य रूप से। और दूसरे हमें लगता नहीं है कि कहीं घर्षण है किसी किस्म का, मतलब अगर आप अपने आप को पहचानते हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको फेस करते होंगे, ऐसा नहीं है। इस साइकोलॉजी में ये बिल्ली का छोटा सा बच्चा, उसको कुत्ता दौड़ा रहा था और बिल्ली भागती जा रही थी छोटी, और क्या हुआ, एकदम से रुकी, वो एकदम छोटा सा बच्चा था, बड़ा सा कुत्ता था, और वो पलट के उसने हाव किया और कुत्ता डर गया और वो रुक गया, उसने दौड़ना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उस छोटे से बच्चे के पास ताकत ज्यादा थी, या वो शेर बन गई थी, या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो कुत्ते को मार देती, लेकिन उसको हैंडल करना आ गया सिचुएशन को। उस जगह पे उसको ये मालूम हो गया कि मरना तो है ही है, तो ऐसे मरो, और वो उसका क्लिक कर गया, कुत्ता डर गया। तो थोड़ा डेयरिंग भी जरूरी है बहुत लाइफ में, अगर हमको बाहर निकलना है, करना है, तो थोड़ा रिस्क हमको लेने पड़ेंगे, हमें ऐसा लगता है। दीप्ति जी, ये जो धैर्य का बीज यहाँ पर हम आ गए हैं बोलते बोलते, तो ये कैसे बोया जाए? हाँ, तो धैर्य तो होना ही चाहिए। देखिए, वो धैर्य का वही बात है कि धैर्य को हम ये मान लेते हैं कि हमारे ऊपर अगर हमारे ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं और हम उसको सहते जाएं, वो धैर्य है। वो धैर्य नहीं है। उन ज्यादतियों को किस तरह से हम कंट्रोल करें, उनको हटाएं, और कैसे धैर्य के साथ वेट करें कि वो समय आ जाए कि सामने वाले की हिम्मत न पड़े हमारे साथ ज्यादती करने की, उस धैर्य की जरूरत है। इस धैर्य की जरूरत नहीं है कि हम उसको सहते जाएं और ये सोचें कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमारे ऊपर ज्यादती नहीं होगी। तो धैर्य तो धारण करना ही है, क्या स्त्री को क्या पुरुष को, सबको ही करना है। सही स्थिति लाने के लिए, सही सिचुएशन पे आने के लिए धैर्य तो धारण करना है, लेकिन उसके साथ हमें काम करना है बहुत ज्यादा। और वो काम ये करना है कि कैसे उन चीजों को हम काटते चलें, किस तरीके से हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि सामने वाले की हिम्मत ही ना पड़े, या समाज की या लोगों की। आप डर जाओ तो सब डराते हैं, आप डरा दो तो लोग डरने लगते हैं। कि आपके महाराष्ट्र की धरती से धैर्य और सही उस पे काम करने से ही सिंधु ताई सपकाल जैसी औरतें बनी, या बहिनाबाई जैसी बनती। बिल्कुल अग्री, सही बात। क्रांति सिर्फ तोप के मुहाने से नहीं निकलती। क्रांति सिर्फ तोप के मुहाने से नहीं होती। बिल्कुल। आग बरसा के ही क्रांति होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत शांतिपूर्वक, बहुत पहले लिखी थी प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी की कहानी है खुचट, और मैंने उससे अच्छी स्त्री मुक्ति की कहानी आज तक नहीं पढ़ी है। एक पति है जो हर समय अपनी पत्नी को परेशान करता रहता है हर चीज के लिए। मेहरी के 2 रुपए काट लिए तो क्यों काट लिए, नहीं काटे तो क्यों नहीं काटे, कुमड़े की सब्जी बनाई तो आलू की क्यों नहीं बनाई, आलू की बनाई तो कुमड़े की क्यों नहीं बनाई। उसने इसके लिए गांधी जी का मार्ग अपनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। शाम के समय जब वो पहुंचे तो पता चला कि चूल्हा ठंडा है। उन्होंने कहा कि खाना कहाँ है? बोली बना नहीं। बोली क्यों नहीं बना? उन्होंने कहा सब्जी नहीं थी। सब्जी क्यों नहीं आई? आपका आदेश नहीं हुआ था। उन्होंने सिर पीट लिया। बाजार से पूरियां आई, दोनों ने खाई। अगले दिन सुबह फिर उन्होंने कहा सब्जी, गए बाजार, गए थैला लेके आए। 4-5 दिन इसी तरह होता रहा कि सारे घर की व्यवस्था उलट पुलट हो गई, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रही थी कि मैं आदेश की प्रतीक्षा में हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। ये याद होगा आप लोगों को कि वो स्वामी और पत्नी वाला युग था। लेकिन उसने स्वामी स्वामी करके 3 दिन में उन्हें इतना नचा दिया कि चौथे दिन उन्होंने कहा जो करती हो करो, मैं हार गया, मैं हार मान गया, आज से तुम्हारे प्रबंध में मैं किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। तो वो खुचड़ में उस औरत ने आज से 75-80 साल पहले नचा के रख दिया था उस आदमी को। वो दीप्ति की बिल्ली की तरह उसने कुत्ते को हरा दिया था। तो वो भी एक तरीका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक तरीका है। बिल्कुल इस बात को जो गलत है क्यों मानते? सहनशीलता, बुद्धि और धैर्य, ये तीनों जो चीजें हैं, ये हम सही मायने में अगर इसका इस्तेमाल करें, मुझे लगता है समय आ गया है जब हम इन परिस्थितियों से भी ऊपर उठें और स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसको समानता के रूप में देखें। तो वो बहुत जरूरी है। और बहुत ही जो है दोनों का जो भाव है वो एक ही होना चाहिए। और इसके लिए स्त्रियां बहुत अधिक जिम्मेदार हैं मुझे लगता है। कहीं जाके भाई जो हमारे घरों में हैं,
कई घरों में मैंने देखे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो पूरे घर के परिवार के हिसाब से चलते हैं, लेकिन स्त्रियों का जो अपना शासन होता है और वो जो शब्दों के खेल, उनके माया जाल चलता है, उनको कहीं अपने आप से भी मुक्ति पाने की जरूरत है। हम लोग जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं टू सी द थिंग्स फ्रॉम द टॉप एंगल। जब आप किसी चीज को टॉप एंगल से देखते हैं, उसको देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। तो हर परिवार को जो है उसको कहीं टॉप एंगल से देखने की बड़ी जरूरत है, और उसमें आपको बहुत अच्छे से हर एक की जो महत्व है वो समझ में आता है, और उसको लेके कैसे पूरा देश आगे बढ़ सकता है। और सारी हमारी देश की समस्याएं यही है कि जहां हमें मौका मिला हम सामने के पर्सन के अधिकार लेने की बात करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, एक दूसरे से जो है काम अगर आप सचमुच जानते हैं, समझते हैं, तो आपको अपने आप ही जगह मिलती है, आपको अपने आप ही रास्ते मिलते हैं। तो ये एक मैच्योरिटी का लेवल महिलाओं में आना और पूरे परिवार में आना बहुत जरूरी है। ये इसको हम लोग कहीं जो है बहुत ज्यादा जो है बड़े शिद्दत से महसूस कर रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवारों में, और जो उच्च वर्गीय परिवार हैं, जो न्यूली रिच लोग हुए हैं हिंदुस्तान में। जरूरी है मानसिकता में बदलाव। मानसिकता जो हमने पहले न्यूली रिच हुए हैं उनको अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से कदम रखें और किस तरह से चीजों को डील करें। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, पुराने विश्व में नए विश्व को जीने की कोशिश जो है उसमें सारी स्थितियां खराब हो रही हैं। इस समय मुझे जो स्त्री विमर्श के नाम पर हो रहा है वो सिर्फ एक खास तरह की स्त्रियों के विमर्श की बात हो रही है जी। स्त्री वो भी है जो आपके घर में काम करती है, स्त्री वो भी है जो आपके घर में बूढ़ी औरत रहती है, स्त्री वो भी है जो आपके पड़ोस में रहती है, स्त्री वो भी है जो आपकी दोस्त है, और स्त्री वो भी है जो आपकी दुश्मन है। स्त्री विमर्श किसी सिर्फ एक तरह की स्त्री के लिए नहीं हो सकता। ये एक आयु वर्ग की स्त्री के लिए स्त्री विमर्श हो रहा है, वो भी एक बहुत गलत और जहरीली ट्रेंड है जिसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हम ऐसे वर्गीकरण अगर करना चाहे तो 3 वर्गों में हम कर सकते हैं कि एक स्त्री है जो घूंघट लेके उसे लगता है कि मुझे ऐसे ही जीना है, और वो क्यों है कि पुरुष उसको एक कमोडिटी समझने लगता है कि ये वापरने वाली चीज है जिससे बच्चे पैदा होते, इसका काम ही यही है। दूसरा यह है कि वो थोड़ी बहुत सीखी हुई है, वो बाहर काम भी कर रही है, लेकिन घर आके उसे लगता है कि खाना बनाना और ये फलाने जो काम है वो स्त्रियों के हैं, वो खुद ही मान लेती हैं। और तीसरी जो औरत है वो बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं मानती, झगड़ती हैं, अपने मतलब झगड़ालू जो कहते हैं कि मोर्चे निकाल रही है, एकदम से मुक्ति चाहिए। पुरुष स्त्रियों को 3 तरीके से देखता है, और फिर इस तीनों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अति जो होती है वहां बैलेंस लाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि जितना भी है कि आप कहो कि मतलब मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीयों में भी कितनी जगह आप देख सकते हो कि बहू बेटियों को दबाया जाता है, घूंघट में रखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है कि तुम एक खानदान की वो हो, तुम इन पुरुषों के सामने बैठक में नहीं आना है, तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है। तो वो मान लेना, वो अपने आप में मान लेना, यही कहीं मुझे लगता है कि स्त्रियों की गलत है। और मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि स्त्री और पुरुष समान है, आपको एकदम से झटका लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने नहीं अगर उसमें वो किया, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। वो अगर चाहे कि मैं बस सेम टू सेम बनने की कोशिश करूं, मुझे लगता है कि उसने वो ही मानना चाहिए कि जैसे मैम ने कहा था कि ये आत्मा दूसरी आत्मा से मिल रहा है, ये पुरुष है और ये स्त्री है, अलग अलग है, दोनों के कर्तव्य, दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन वो सारे मिलके जब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के सम्मान से रहते हैं, चाहे वो नीच वर्गीय हो, लेकिन अगर उसे कमोडिटी नहीं समझा जाए, या वो खुद ने मना कर दिया एक दिन कि मैं एक स्त्री हूं और मेरी ये अधिकार है, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, ये मैं कमोडिटी यूज करने वाली चीज नहीं हूं, तो दोनों का कहीं मुझे लगता है कि अति जाना या दूसरे एक क्या कहते हैं हम लोग एंड को पकड़ लेना, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। और स्त्रियां ही खुद के लिए, जैसे दूसरी स्त्री का सम्मान करना,
खुद बेटा ना चाहना, वो वहीं से शुरुआत जो हो जाती है अगर कंक्लूड करना चाहे। और दूसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शेल्टर की बात कही है कि स्त्रियों को भी लगता है कि मैं अपनी निच्च वर्गीय जो स्त्रियां आती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहते हैं उसका आदमी उसको बैठ के खिलाता है, ये उनको लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ कहीं मुझे लगता है कि स्त्री ने इस तरह से समझना, उसे भी मेहनत करनी है। मतलब यहाँ तक कि मैं बात कहूँ कि आर्थिक व्यवस्था ऑफ इंडिया, वहां पे भी उसे लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा आदमी कमा रहा है, मैं क्यों बाहर जाके काम करूं या मैं कुछ कंट्रीब्यूशन क्यों दूं। यहाँ पे भी सोच में गलत है, जो स्त्रियों के सोच में गलत है। मुझे लगता है कि जब स्त्री ने मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा, जैसे उन्होंने एक तरीका आजमाया कि आप स्वामी है तो ठीक है, मैं ये चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है, बाजार से भाजी आ रही है या सब्जी आ रही है या मैं बना रही हूँ या मेरी सोच, उसकी सोच से ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो सम्मान लेने वाली बात होगी, अगर तुम्हें अपना सम्मान पता है और मना ना करना कि ये नहीं होगा, ये मुझे नहीं चाहिए और ये होगा, उसमें उसने सिर्फ अपना हेतु नहीं रखना चाहिए, दोनों का हेतु रखना चाहिए, जो स्त्री और पुरुष। बाकी हम थर्ड जेंडर ये वो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, बट स्त्री और पुरुष की जब बात करे जाते हैं तो मुझे लगता है दोनों अलग है शरीर के व्यवस्था में, लेकिन आत्मा और सम्मान से एक है, और दोनों पहिए साथ में एक साथ घूमने चाहिए, तो वो संसार की गाड़ी और समाज की गाड़ी चलने लगेगी। कि समाज का 20% वो वर्ग है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सबके सब सशक्त महिलाएं हैं, कोई भी इनमें से दबी चपी नहीं है। वी आर ऑन आवर ओन। वो जो 80% है जो दबा हुआ है, उसके लिए क्या किया जाए, वो एक प्रश्न है जिसका जवाब हम लोगों को देना है, क्योंकि हम भरे पेट के लोग हैं, तो जो भूखे हैं उनके बारे में। यहाँ हर औरत अपने को प्रूव करके बैठी है, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ। वो जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, वो जिसके पास कोई बोलने वाला नहीं है, वो जिसकी आवाज घूंघट में घुट रही है, वो जिसकी आवाज खेतों में जा रही है, वो भंवरी बाई लड़ सकी क्योंकि उसका पति उसके साथ खड़ा हुआ था। अगर भंवरी बाई के पति ने उसे घर से निकाल दिया होता तो भंवरी बाई नहीं लड़ पाती। तो ऐसी औरतें, और ऐसी भंवरी बाई एक नहीं है, बहुत सारी भंवरी बाई है। रूप कुंवर जल गई क्योंकि उसके घर वालों ने उसे पति की सीता पे झोंक दिया। जलगांव का सेक्स स्कैंडल, हम लोग भूले नहीं है ये सारी चीजें। आज भी दहेज हत्याएं होती हैं, आज भी औरतें मरती हैं, और घर वाले, लड़की आके कहती है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे मत भेजो, और घर वाले उसको घर वाले नहीं मानते, फिर भी भेजा जाता है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, आज भी सेक्स एग्जामिनेशन के टेस्ट हो रहे हैं। तो उन सब के लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन है? अगर वो हम निकाल पाए तो इस परिचर्चा कोई अर्थ है, वरना हम सबने एक अच्छा समय बिताया मुकेश जी के साथ। और हम नहीं, पहला मुद्दा मुझे लगता है कि शिक्षण, स्त्री शिक्षित होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मराठी में आपने सब जगह लिखा हुआ कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, मतलब एक लड़की सीखती है तो पूरा परिवार अपने आप सीखता है। तो वही बात कह रही हूँ कि कागज पर बहुत कुछ है शिक्षा के लिए। महाराष्ट्र में लड़कियों की ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त है, पर कितनी लड़कियां पढ़ पा रही हैं? हाँ, वो बिहार के करना होगा। अगर पूछना हो तो बिहार की औरतों को बुला के पूछो, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बच्चे जाते हैं मिड डे मील खाने के लिए और पढ़ते नहीं है वहां पे जाके। स्कूल में टीचर नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहला मुद्दा और भी मुश्किलें हो गई हैं। सुदर्शना जी ने जो बात कही कि हम क्या कर सकते हैं, वरना चर्चा का कोई वो नहीं है, तो चलिए एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं तो अपनी तरफ से एक लड़की को शिक्षा दे रहा हूँ, मेरी ड्राइवर की बेटी है, उसको राइन स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मैं, और फीस भर रहा हूँ उसके साल की जी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो जो भी अपने आसपास का जितना एरिया है, शी विल बी एबल टू मेक इट बेटर। आई फील तो मेरा यही सजेशन जन्म था तो मैंने उसको गालियां भी दी थी कि मैंने तूने क्या समझ रखा है, मैं पढ़ाते रहूंगा तेरे बच्चों को, तू पैदा करता रहेगा। ड्राइवर को मैंने बोला, वो लड़का पैदा हुआ था बहरहाल। तो कहने का मतलब है वो तो इशू है कि हमको जो कि वेल ऑफ है, इफ वी कैन डू। जैसे एक और भी मैंने, उज्जवल चौधरी हमारे मित्र हैं, वो बाई चांस उनका जब भी आया कि
ऐसे ऐसे कुछ बच्चों को पढ़ाना है वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये करके आई इमीडिएटली कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम माय साइड जहां भी होता है। तो हम लोगों का एक जरूरी है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वहां पर अगर हम कंट्रीब्यूट करते रहे जहाँ जो संभव हो। मेरी मेट की लड़की अभी उसने BBM कर लिया है और वो कॉन्स्टेंटली, मैं उसको 6 साल से पढ़ा रही हूँ, वरना उसकी पढ़ाई खत्म हो रही थी हाई स्कूल के बाद। मैंने उससे कहा पढ़ाऊंगी मैं, पढ़ना उसे बस। तो मैंने कहा कि हम देखिए, अब एक हम पूरा तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, बट व्हाटएवर लिटिल वी कैन डू ऑन आवर साइड। मैं वही बात कहने वाली हूँ। सर मैं किताबें गिफ्ट करती हूँ, मुझे किताबें गिफ्ट करने का बहुत शौक है। और छोटी छोटी बच्चियों की किताबें, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी, 1 मिनट लेना चाहूंगी। ये मेरे यहाँ पे अभी मैं जो बात कर रही हूँ, प्रणाली थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी ये प्रेग्नेंट है 3rd टाइम, और 2 लड़कियां इनको है, और इनकी समस्या उसमें है कि मैं ये मेरी जो, और ऐसा भी नहीं है कि इनके पति बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, अल्कोहलिक है और मारना पीटना ये भी साथ में है ही। मैंने इनको बहुत समझाया, कहीं ना कहीं हाथ टेकने पड़े, क्योंकि किसी परिवार में हम एक मतलब पॉइंट के आगे नहीं जा सकते। जैसे ये एक उदाहरण है, आप अगर बात भी करना चाहो तो मैं कहूंगी कि इसे लगता है कि अगर मुझे बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं ये सारी व्यवस्था से जीत जाऊंगी और कहीं ना कहीं मुझे वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो ये जो सोच है, इस सोच को हमें धीरे धीरे इन लोगों में बदलाव लाना होगा। और जैसे लड़कियों की शिक्षा, ये कह रहे हैं कि वो इनकी जो 2 लड़कियां, उसका हम देख ही रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ हाथ टेकने पड़ते हैं कि मैं इतना काम करती हूँ इस विषय में, बट मेरे ही घर में ये बात जब हो जाती है तो मुझे लगता है कि सोच, कब से मैं कह रही हूँ कि सोच जो बात है कि इनमें भी ये बदलाव लाना होगा। अगर आपको आपको देखना चाहिए। एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि ये सोच जो है, ये अकेले इनकी सोच कैसे बदलेगी? ये जिस समाज से आती हैं, जिस परिवार से आती हैं, उस पूरे समाज की सोच ये है जिसके तय इनकी सोच ये बनी है। तो मुख्य बात तो ये है कि वो सोच बदले। जिस समाज में ये है, जिस परिवार में है, इनके लिए लड़का जरूरी इसीलिए है ना कि इन्हीं को ताने दिए जाएंगे, इन्हीं को कहा जाएगा कि आपने लड़का नहीं पैदा किया। बस तो वो प्रॉब्लम तो रूट में है। बेटे, मैं उस बच्ची से ये कहना चाहती हूँ, कि वो अपने आसपास देखे जरा, आंखें खोल के, कि वो कितनी सुरक्षित खड़ी हुई है आपके पास। एग्जैक्टली, मैंने उनको ये समझ में आता है कि वो आपके पास में कितनी सुरक्षित खड़ी हुई है, और एक स्त्री उसको किस तरह से उस घर में वो उसका पूरा रूप बदल चुका है इस बच्ची का। क्योंकि उसके अलावा नेहा जी उसके अलावा ये समझ उस बच्ची में आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आना जरूरी है। उसके अलावा उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहां पर है उनके खुद 2 लड़कियां हैं और उन्हें जल्दी की जरूरत नहीं है। तो ये जो उसके अंदर विश्वास, भरोसा आए, तो उससे उसकी आगे की जर्नी है, जो आगे की यात्रा है, वो बहुत आसान हो सकती है। बेटा इसलिए पैदा करना चाहती है क्योंकि पूरा समाज में सबकी यही सोच है कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बराबर, वही बुढ़ापे का सहारा। लेकिन आज ये बताइए, कितने बेटे आजकल कैरियर के चलते लड़के भी सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, कोई अब्रॉड चला जाता है, कोई दूसरे शहरों को चला जाता है। यहाँ तक कि एक शहर में होते हुए मैं मुंबई में ऐसे लोगों को जानती हूँ कि पेरेंट्स सबर्ब में रहते हैं और लड़के टाउन में रहते हैं। बेटियां रुक जाती हैं, बुढ़ापे का सहारा बेटे निकल रहे हैं देश छोड़ के। इसलिए मैंने शुरू में ही चर्चा की, शुरुआत में भी यही कहा था कि परंपरा का जो दबाव है उससे छुटकारा हर किसी को मिलना चाहिए। धीरे धीरे होने वाली एक बात कहना चाहेंगे, एक चीज कहना चाहते हैं, परंपराएं जो है वो हमें परंपराओं से नहीं, परंपराएं जब रूढ़ियां बन जाती हैं वहां तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि परंपराएं तो बहुत जरूरी है, संस्कार हैं हमारे, हम उनका नहीं लेंगे अगर तो फिर हमारा क्या भविष्य और क्या हमारा, हम कहाँ से जुड़ेंगे? हमारी रूढ़िवादी परंपराएं, सही है। परंपरा जिसमें रूढ़ियां है ये ज्यादा सही है। जब वो रूढ़ी हो जाती है तब उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। स्वाति जी, परंपरा मतलब मुझे धरोहर नहीं कहना था। सुनिए, अभी हम बहुत बदले हैं और बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, जैसे अर्चना जी, उनकी भी 2 बेटियां, समृद्धि जी की भी हैं, ऐसा नहीं है। और अब हम बदल रहे हैं, बहुत से अभी बदलाव की जरूरत है।
और जो 80% की बात आपने कही है सुदर्शना जी, तो अब गाँवों में भी बदलाव हो रहा है। हाँ, इतना अमूलचूल नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। मतलब कवायद चल मैं पड़ी है। यही कह रही हूँ सरकारी कि उस पे योजनाओं काम पे किए जाने की जरूरत है, काम हो रहे हैं। काम किए और जाने की ये जरूरत कि है। वो हमने अपने देखा आप कि नहीं इतना बदलाव होगा। नहीं, अपने आप कुछ नहीं करना तो पड़ता ही। अब आप देखें कि जिनके बेटे हैं, जैसा ये बच्ची खड़ी हुई कि इसको बेटा पैदा हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगे, उनको देखेगा। आज बेटे नहीं देखते हैं मैडम, बेटियां फिर भी देख रही हैं। मैं कितने ऐसे बेटियां परिवार ही को देख जानती रही हूँ, हैं। नहीं, बेटे बेटियां देखते ही हैं भाई, देख रही बेटे हैं। भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, बेटे देखते हैं। शर्मा सर ने मुद्दा ये सुनिए। उठाया था, काउंटर क्वेश्चन ये था कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं कर इसका रहे हैं, वही एक बता उत्तर रहे हैं ये आपको। है कि मैं आपके देखिए, मेरे साथ किसी एक के लिए कुछ काम करूं, जो कभी नहीं, शिक्षा अभी का हो, जैसे कभी इसके उसको लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो सकता है स्वाति जी, कि देखिए जैसे अभी हम, साहब ने बताया कि वो एक किस बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कैपेबल हैं। हम भी मैं जिस वही स्तर कह पे रही हूँ कैपेबल हैं, कि दूसरा हम वो हम, करते हैं अपनी हाँ, तरफ से। और लोगों से दूसरा अपील एक करें इस बात के लिए कि वो लोग कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाएं, जितना भी वो एफोर्ड कर सकते हैं उतना पढ़ाई पे खर्च करें, बजाय अच्छा, मंदिरों में दान करे देने नहीं के। करे। ये और जो ये नारा है सोसाइटी ना, को बनवाने के, अगर बच्चों की पढ़ाई पर सचमुच में खर्च हो और ये देखा जाए कि वहाँ टीचर भी आ रहे हैं, सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं होने वाला है। वो तो देखना पड़ता है। और देखें कि जैसे जो ये मुलगी शिखली प्रगति झाली, ये जो नारा है, ये मुकेश शर्मा साहब का दिया हुआ नारा है इस ये महाराष्ट्र बहुत की। अच्छा नारा है। क्या बात है, अरे बहुत वाह, बढ़िया, जी, बहुत जी। आई बढ़िया। वाज नॉट नोइंग दैट। नहीं, समृद्धि जी, इसकी मैं बड़ी बताऊं, ये इंटरेस्टिंग साहब कहानी, को, इसकी भी ये साहब बड़ी से ही सुन लीजिए। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या थी कि मैं IMPCC का चेयरमैन जब बना दूरदर्शन में, इंडियन में क्या अपना इंटर मीडिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें कि RTO, जिसमें पुलिस, जिसमें बैंक, जिसमें एयरलाइन, सारे लोग के मतलब महाराष्ट्र के लोग होते थे। तो वो पहली बार वो डिफंक्ट थी, कोई वो चल ही नहीं रही थी उस, मतलब कोई भी नहीं आता था उस मीटिंग में, हर एक PRO को भेज देते थे अपने सीनियर लोग। तो मैंने दूरदर्शन में जब मैं बना तो मैंने मीटिंग वहां बुलाई, और देखिए पहले ही दिन मैंने जब वो, उसमें भी ऐसे ही हुआ 10-12 लोग आए, लेकिन सबका मैंने वीडियो बना करके और 7 बजे की बात में डाल दिया। तो अगले त्योहार सबको देखा गया। तो जो बॉसेस थे उनका कहना, अरे यार हम जाए होते तो वी वुड हैव बीन ऑन द न्यूज़ चैनल। सो दे वर ऑल फीलिंग वेरी सॉरी। तो फिर उनका आया कि साहब अगली मीटिंग कब है? मैंने कहा अगली मीटिंग करते हैं फिर 1-2 महीने में। 2 महीने में मेरा पूरे 200 लोग भरे हुए थे उसमें। अब हर आदमी चक्कर में था, इसमें आए। तब मैंने कहा कि देखो यार, तुम्हें मालूम है मेरी ताकत, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब तो मजा आया कि मेरा द आइडिया वाज वी शुड यूज ईच अदर्स स्ट्रेंथ। तो RTO से मेरी बात निकली, मैंने कहा तुम्हारे ट्रक पे लिखा मेरा भारत महान है और हॉर्न ओके और टाटा फलाना दिखाना, यार कुछ ढंग के लिखो इसमें तुम। तब पहला हमने स्लोगन बनाया, बोले बताइए, तो वीज वाचवा महाराष्ट्र वाचवा, दैट वाज द फर्स्ट स्लोगन। सेकंड स्लोगन वाज आल्सो समथिंग, तब तक गर्ल चाइल्ड का इशू आया था। मैंने कहा बच्ची को पढ़ाने के लिए तो कुछ सोचो ना, क्या करना चाहिए कि बच्ची, अगर देखो मैंने यही जो आपसे कहा, अगर एक बच्ची को पढ़ाएगी तो पूरा राष्ट्र बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, घर बढ़ेगा। तब किसी ने कहा सर मुलगी शिकली प्रगति झाली, ऐसा कुछ चलेगा? मैंने कहा आप लोग देखो, मुझे मराठी आती नहीं है, बट अगर ठीक है तो चलेगा। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन इट्स। तो हिलारुन ने कहा था कि आपने जो कुछ किया ये जरूरत है। जब भी मैं ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ तो कभी देखता है, फील वेरी प्राउड कि यार मैंने कम से कम वी फील प्राउड अबाउट यू दैट आपने ये सोचा। सच में क्लैप फॉर यू। और मैं यहाँ पर सर आपकी एक बात को और ये कहना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि आप हमें 100 शिक्षित माँ दीजिए तो मैं आपको एक सुदृढ़ राष्ट्र दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, आई थिंक किसी और को कुछ अगर जोड़ना हो तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं जोड़ना बोलिए मैम आप कि घर में अगर औरत सही सोच वाली है तो वो घर सही चलेगा, क्योंकि वो दोनों को पैदा करती है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। उसका सोच सही होना जरूरी है, पुरुष को भी सही सोच देने के लिए। पुरुष आकाश से नहीं टपकते। या वो तो हम बात ही कर रहे हैं। मैं एक दूसरा कहूंगी कि हम अभी जो नीचे शिक्षित है या जिनको अनप्रिविलेज्ड है, उन स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक बहुत मतलब हम भूल नहीं सकते, एक मुद्दा ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित हो गई हैं। तो ये जो दौड़ चल रहा है कॉर्पोरेट का, मुझे लगता, जैसे मैं अभी फिल्म मेकर हूँ, स्वाति जी ने निर्माती कहा, लेकिन मैं एज अ फिल्म डायरेक्टर हूँ और कई फिल्में की हैं। जैसे नाना पाटेकर जी के साथ मैंने काम किया है, मेरी एक जो फिल्म रही है उसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कह सकते हैं। कैमरामैन आदमी होता है, लाइटमैन आदमी होता है, तुम्हारे स्टारो असिस्टेंट आदमी होते हैं।
ऐसे 300-400 लोगों को आपको एक कैप्टन के तौर पे ऑर्डर देना है, एक एक्शन के ऊपर आपको सारे लोगों ने एक ही पॉइंट पे काम करना होता है। और इस चेयर पे अगर स्त्री बैठी हो तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस टैकल करने के लिए वो स्त्री, मतलब उसके चैलेंजेस कुछ और है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे पुरुष दबा रहा है या मुझे खाना बनाने के लिए कह रहा है या बच्चे पैदा या मुझे घूंघट ओढ़ने। इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस उस स्त्री को आते हैं जो ज्यादा बड़े चेयर पे बैठ जाती है। तो मुझे हमेशा चैलेंजेस होते ही हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि वहां पे स्त्री की जिम्मेदारी वापस एक और मुद्दा है। जैसे मुझे लगता है कि उसे अपना काम आना चाहिए, उसे अपना काम आना चाहिए उस मुद्दे पे। जैसे सामने वाला 2-3 तरीके से दबाना शुरू करता है। एक तो हमारी समाज व्यवस्था के कारण वो पहला उसके रिस्पेक्ट पे, सम्मान पे घाव करता है कि अरे इसने ऐसे काम मिलाया होगा। ईगो हर्ट होता है। क्योंकि ईगो से ज्यादा जैसे होता है कि हमारे ज्यादातर ये भारत में होता है कि हाँ इसको इतना प्रिविलेज मिला, मतलब कुछ तो इसका कहीं संबंध होगा, या मतलब उसकी इज्जत पे जो हम कह सकते हैं, वहां उनको सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मिलता है। दूसरी बात होता है डोमिनेट करने की, कि उसका अपमान करना 4 लोगों में। इससे टैकल करने की सबसे बड़ी वो चैलेंज मैं कहती हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हो अंदर से। और अगर आपको अपना काम पता है तो जो मतलब इज्जत के ऊपर बोलना है या अपमान करना है वो कितना लेना है। अगर आप वहां रोते बैठो तो वो 300 लोगों को वो चांस मिल जाएगा तुम्हें डोमिनेट करने का। तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है, तुम्हें अपना काम पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत से चैलेंजेस मेरे बारे में भी हुए हैं कि मैं जब काम कर रही हूँ फिल्म मेकर के तौर पे, तो वो पुरुष है उसका ईगो हर्ट हो जाता है जब मैं ऑर्डर करूं। तो वो ऑर्डर मानना कैसे है, मनवाना कैसा है, वो आपको आना चाहिए। और दूसरा स्त्री का रूप जो है कि वो इतनी ज्यादा हावी हो गई है कुछ आर्थिक चीजें मिलने के लिए कि वो कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो पुरुषों का नजरिया सब स्त्रियों को देखने का, एवरीबॉडी इज अवेलेबल, हाँ वो चश्मा बन गया है। एक चीज हम कहना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए सबसे पहले स्त्री को स्वयं अपने शरीर से बाहर आना होगा। जब तक स्त्री स्वयं अपने आप को शरीर तक सीमित रखेगी, अपने को देह समझेगी, तब तक उसे देह रूप में ही देखा जाएगा। जब तक स्त्री स्वयं अपने आप को निकाल नहीं देती देह से बाहर, ईश्वर ने आपको एक सुंदर स्वरूप दिया है, आप उसका खूब श्रृंगार करिए, खूब अच्छे से रखिए, खूब अच्छे, लेकिन सोच में देह से बाहर रहे। जब तक आप देह के भीतर रहेंगे, दूसरे की दृष्टि, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपकी देह पे होगी। जब आप देह से बाहर होंगे, दूसरा आपको आपके व्यक्तित्व पे देखेगा, आपको आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही आपका कोई नजरिया वो बनाएगा। तो होता क्या है कि हम स्वयं अपनी देह, ज्यादातर हमारा ध्यान कैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये बिंदी, ये लिपस्टिक, ये कपड़े, वो उन सब से परे काम क्या है। अगर हम ज्यादा ध्यान उस पर देंगे और जीन्स टॉप पहन के चले जाएंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात ये महिलाओं के साथ जो हमें कहनी है कि ये बहुत सहूलियत के साथ बहुत जल्दी वो कहीं तो बहुत स्ट्रांग बन जाती हैं और कहीं महिला होने का फायदा उठाती हैं। तो ये एक दूसरी बात है जिससे उनको बचना है। इस बात से ये बहुत जरूरी है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम ना महिला है ना पुरुष है, हम इंसान है और हम काम करने के लिए निकले हैं। तो उस वक्त इस बात का फायदा उठाना ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल भी। अगर हम इस बात का फायदा उठाएंगे कि हम औरत हैं तो हमें ये सहूलियत मिलनी चाहिए, तो हम इस बात की ज्यादती के लिए तैयार रहें कि हम औरत हैं तो इस किस्म की ज्यादती भी हमारे साथ संभव है, संभावित है। तो इन सबसे परे हो के वाकई में अगर हम काम करने निकलते हैं तो हमें नहीं लगता है कि स्वयं के प्रति जो नजरिया होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। जिस दृष्टि से हम स्वयं को देखते हैं उसी दृष्टि से दुनिया, समाज, लोग हमको देखते हैं। मैं एक बात कहूंगा, सुनिए, इससे सारी चर्चा से एक चीज अच्छी निकल के आ रही है। अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग सभी अपने आप में अलग अलग शक्ति हैं, मेरे हिसाब से एवरीवन इज वेरी यूनिक। इतने ज्यादा मतलब विभिन्न वैरायटी हमारे यहाँ हर चीज सोचने की, तो वी विल हैव टू ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके उसको चॉप करके बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट वी मे बी एबल टू मेक सम डेंट। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग। मंथन की बात कर रहे हैं जी, मैंने कहा समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं। समुद्र मंथन, आप जहर निकलेगा, अमृत निकलेगा, सभी कुछ निकलेगा, लेकिन अगर हम कर सकते, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा हम लोग उस मुकाम पर पहुंच गए हैं।
बढ़िया और है हमको ये। एक बात और कहनी है कि मुकेश जी के लिए कहनी है कि उन्होंने इतना सोचा। हम लोगों को चाहिए, बहुत सारे मुकेश जी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। स्वयं यही हम सुधा की जो बात शुरू में की थी, वो ये बहुत जरूरी है कि उस तरह से एक अपना एक नजरिया रखें और संभाव में जो चलें, उससे बहुत जो है पूरे समाज को उससे लाभ होता है। जी जी जी। दीप्ति जी की कविता सुनना बाकी रह गया है। अच्छा सुनिए, एक तुम्हें- छोटी सी सुना रहे हैं। अच्छा एक सुन लीजिए। बताइए बताइए बताइए। सुनिए, इसका शीर्षक है मकबरा। ओके। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चिनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे की दीवार में। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चिनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे की दीवार में। एक औरत थी मुमताज, उसने इश्क किया और मौत के साथ मिला उसे संगमरमर का ताजमहल। क्या बात है। एक औरत थी मुमताज, उसने इश्क किया और मौत के साथ मिला उसे संगमरमर का ताजमहल। कुछ औरतें इश्क करती हैं और जिंदगी भर अपना मकबरा बनाती हैं, जिसे वो घर समझती हैं। क्या बात बहुत है। सुंदर, वाह। बहुत सुंदर वाह बहुत वाह सुंदर वाह। बहुत सुंदर। ये छोटी सी कविता थी। बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया कविता थी। अहिल्या को बेचारी को प्रेम की सजा मिली कि पत्थर की शिला बना दी गई। बना दी गई। हाँ, तो वही है कि जी ये जो देह की बात हुई थी उस पे है। यह वसीयत, ये कि कांच के ताबूत में सफेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। क्या बात कांच के ताबूत में सफेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत मिल गई। है। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने कहा। पढ़ने वाला सन्न था जैसे उसे काट मार गया हो। पढ़ने वाला सन्न था जैसे उसे काट मार गया हो। वसीयत उसके हाथ से छूटी, कागज हवा में लहराया और ताबूत पे जा गिरा। अब सब उसे पढ़ सकते थे। अब सब उसे पढ़ सकते थे। लिखा था, इस देह को जलाना मत, ना ही दफन करना। इस देह को जलाना मत, ना ही दफन करना। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया, मगर उन्हें इस देह की चाहत थी। क्या बात है। वेरी वाह नाइस। वाह वेरी वाह नाइस। वाह वाह वाह, जीती रही। वाह। वाह वाह Thank you. वेरी वाह, नाइस। वाह, आप वाह। देर आई दुरुस्त आई। अरे और आप देखिए ना, हम कैसे भागते दौड़ते आए। आप ये भी तो देखिए कि हम सीधे चले आ रहे हैं जयपुर से। आपने बट यू मैनेज्ड इट वेरी वेल दीप्ति जी। Thank you. इस सारी पूरी चर्चा में बहुत अहम मुद्दे सब लोगों ने उठाए हैं, जिस पर हमें सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। चर्चा की इस अंतिम कड़ी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ कदम और भी हम आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से एक एक संदेश या एक एक सुझाव में आपसे सब लोगों से एक एक लाइन में चाहती हूँ। फिर एक बार जो अभी आ भी गया है, सुदर्शना जी आप क्या कहोगी? पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये कहूंगी कि स्त्री को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए और स्वयं में विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर शैलेश जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमने बहुत सारे बदलावों को स्वीकारा है और बहुत सारे अभी हमें बदलाव करने बाकी हैं, जिसे हमें करना ही चाहिए। समृद्धि जी, आपका इस अवसर पर क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर पूरी समाज को स्त्री को बदलना है तो उसे शिक्षा एकदम निचले तौर तक पहुंचनी चाहिए, और दूसरा आत्मसम्मान और जिम्मेदारी, इस दोनों में समन्वय साध कर उसने अपने को समाज में प्रेजेंट करना चाहिए। दीप्ति जी, आप किस बात पर निर्देश करेंगी? हमारे ख्याल से हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम उससे कोई संदेश दे के जा सकें। जब हम चले जाएं तो उससे लोगों को कोई संदेश मिल जाए। और नेहा जी, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो परिवेश है, जो पूरा परिवार है, और एक ऐसे उच्चतम बिंदु तक हम लोग पहुंचे कि आज जो विश्व की हालत है, जो स्थितियां हैं, तो सब लोग हमारी ओर जो मोह देख रहे हैं, रूप हमारी ओर देख रहा है सारा विश्व, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण कार्य करें, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। और वहीं फिर मैं दोबारा ले जाऊंगी आध्यात्म की तरफ कि अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति तक अगर स्त्रियां पहुंचती हैं पूरे देश की,
तो हम सचमुच क्रांति लाने में उस दिन सफल हो जाएंगे। अर्चना जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि स्त्रियों की समानता कहिए या सशक्तिकरण कहिए या उनकी जो अस्तित्व है उसमें बदलाव के लिए जो सबने बातें कही हैं, और वो मेरी बात में शामिल ये होती है कि मैंने पहले ही कहा था कि घर से शुरू करना चाहिए कि एक माता पिता अपने बच्चे और बच्ची में समानता रखें, उनमें कोई कंपैरिजन ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे, उसके साथ ही एक अच्छी सोच के साथ वो बड़े होंगे तो समाज में एक अच्छी सोच के साथ जिएंगे। इसके लिए जरूरी है शिक्षा भी, इसके लिए जरूरी है एक अच्छा जीवन जीना भी, और इसके लिए जरूरी है जिम्मेदारी, कर्तव्य और अधिकारों का समन्वय भी। शर्मा जी, आपकी दृष्टि हमें क्या सोचने या करने को कहती है? मेरा सिर्फ एक ही है, आई मस्ट गिव स्पेस टू द फेयर सेक्स एंड आल्सो एंश्योर दैट जो आई मीन स्पेस के अलावा जो क्या वर्ड है वो, अधिकार तो है ही, अधिकार के अलावा एक ऐसा हो जहां पर हम वी शुड नॉट, आई मीन आई शुड नॉट फील, अ पुरुष शुड नॉट फील कि यार ही इज अ यू नो he is a person, he is a sex जो हावी हो सकता है। नहीं, ऐसा परिवेश, you have to respect that space, you have to give that space, you will have to love that space, you will have to do everything for that space। जिस स्पेस में वो रहना चाहती है वो अगर आप कर सकते हैं तो हर जगह मेरे ख्याल है चीजें ठीक ठाक रहेंगी, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल, सब जगह हो। वो स्पेस हम नहीं दे पा रहे हैं, हर जगह समझते हैं सारी हमारी स्पेस है, वो गलत है। बहुत अहम मुद्दे आप सभी ने उठाए हैं जिन पर हमें समाज के तौर पर गौर करने की जरूरत है। हम सोचे समझे गतिशील रहे तो महिला और समाज का आगे बढ़ना निश्चित रूप से तय है। जब मैं मेरे बारे में और एक स्त्री के बारे में सोचती हूँ तो अस्तित्व फिल्म के गाने का कुछ अंश मुझे हमेशा याद आता है। जब तक दरिया में पानी है और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बाके प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। इन पंक्तियों को प्राणों में भरकर अपनी अपनी राहों में हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर एक बार आप सभी को मेरी ओर से महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुदर्शना जी, शैलेश जी, समृद्धि जी, दीप्ति जी, नेहा जी, अर्चना जी और शर्मा सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।